गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं अनुस्वार। बच्चों, अनुस्वार का लिपि चिन्ह है बिंदु। उसका लिपि चिन्ह क्या है? बिंदु। और इसका उच्चारण यह एक नासिक व्यंजन है कि इसका उच्चारण करते समय हवा जो है नाक से निकलती है, इसलिए इसे हम कहते हैं नासिक के व्यंजन। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है हंस, कंस, पतंग, चंचल, दबंग। ऐसे बहुत सारे शब्द है, जब इसका आप उच्चारण करेंगे तो नाक से हवा निकलती है, इसलिए इसको हम कहते हैं नासिक के व्यंजन। इसे अ के साथ जोड़ करके लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे देखिए इसे अ के साथ ऐसे अ के साथ जोड़ कर लिखा जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अयोवाह। बच्चों, अनुस्वार के कुछ नियम भी हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने स्पर्श व्यंजन को लिखा है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, और उन 25वें व्यंजन को हम 5 वर्गों में हम लोगों ने बांटा है। यहाँ पे देखिए क, ख, ग, घ, अंगा। एक वर्ग में, यानी कि एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, यानी कि क वर्ग में 5 व्यंजन, च वर्ग में 5 व्यंजन, ट वर्ग में 5 व्यंजन, त वर्ग में 5 व्यंजन और प वर्ग में 5 व्यंजन। तो इस तरह से 25 व्यंजन ये हुए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, ये हर वर्ग का 5वां वर्ण, हर वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे अंगा, इया, ड़, न, म, ये 5 वर्ण को हम कहते हैं पंचम वर्ण। क्या कहते हैं? पंचम वर्ण। और इसी पंचम वर्ण को आज हम टंकण की सुविधा के लिए, लेखन की सुविधा के लिए इसे हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिखने में हमें आसानी हो, इसलिए। और केंद्रीय निदेशालय ने इसी पंचम वर्ण को, इसका मानकीकरण किया, यानी कि सारे पंचम वर्ण अब हम इसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारे व्यंजनों को लिख दिया, यानी कि अब इस व्यंजन को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया कि 5 व्यंजन जो है, जो पंचम वर्ण है जो है, इसको हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे गंगा, ठीक है, चंचल। यहाँ पे 2 शब्द मैंने लिखा है, गंगा और चंचल। तो अब यहाँ पे कैसे, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि इस चंचल शब्द का वर्ण विच्छेद करिए, तो आप कैसे करेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो अनुस्वार है वो किसका प्रतीक है, और चंचल में जो अनुस्वार है वो किसका प्रतीक है? तो इसके लिए बच्चों बहुत ही आसान तरीका यह है कि जब भी क, ख, ग, घ के पहले कोई अनुस्वार आएगा तो उस अनुस्वार को हम अंगा के रूप में मानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ग एक व्यंजन वर्ण है, देखिए क, ख, ग, यहाँ पे है ग व्यंजन वर्ण। तो ग के पहले जो अनुस्वार आया है, अब इस अनुस्वार को हम कहेंगे ये है अंगा। इसका वर्ण विच्छेद हम लोग कैसे करेंगे? ग, अ, अंगा, फिर ग, आ, इस तरह से, यानी कि ग के पहले जो भी आएगा अनुसार, उसे हम अंगा के रूप में जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए चंचल में आया है, तो चंचल भी ऐसे करेंगे हम। च यहाँ पे जो अनुसार है, ये जो है इया का प्रतीक है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि इसको पहचान करने का सबसे आसान तरीका, यदि च, छ, ज, झ के पहले अनुस्वार आता है तो वह च जो है इया का प्रतिरूप होता है। यहाँ पे देखिए च है, यहाँ पे ये वर्ण च है, और इसके पहले अनुस्वार आया है, तो इसलिए च जो है इया का प्रतिरूप है। उसी तरह से अब मान लीजिए ठंडा एक शब्द है, तो फिर वही पे होगा कि ट, ठ, ड, ढ के पहले जो भी अनुस्वार आएगा वह जो है आड़ा का प्रतिरूप होगा। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से जान जाएंगे। जब भी आपको वर्ण विच्छेद करना होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको एक अनुस्वार यहाँ पे
अंगा का प्रतिरूप है या फिर इया का, फिर अड़ा का, न का, म का। इस बात का आप लोग ध्यान अवश्य रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। दो पंचम वर्ण एक साथ आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि जब भी दो पंचम वर्ण यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए न और म, यानी कि न ये भी पंचम वर्ण है और म ये भी पंचम वर्ण है। अब दोनों पंचम वर्ण अगर एक साथ आते हैं तो कभी भी हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम एक पंचम वर्ण को हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करें और दूसरे पंचम वर्ण को हम उसके मूल रूप में लिखें, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो है दोनों पंचम वर्ण को हम उसके मूल रूप में ही लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है चिन्मय, ची आधा न म य, तो इस तरह से हम चिन्मय को लिखेंगे, न कि अनुस्वार से युक्त करके चिन्मय को लिखेंगे। दूसरा है प्रसन्न। यहाँ पे देखिए दो पंचम वर्ण यानी कि न और न एक साथ आया है, तो इसलिए इसको भी हम कभी भी हम इस तरह से प्रसन्न नहीं लिखेंगे कि हम प्रसन्न लिख दे तो आप एक अनुस्वार के रूप में प्रयोग करें और एक पूरे न के रूप में लिखें। हम इस तरह से इस पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखिए कि जो श है और स है, इसके पूर्व अगर अनुस्वार आएगा तो हम उसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे, हम मूल रूप के प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है अंश, तो हम अंश को ऐसे नहीं लिखेंगे कि अ आधा न स, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, हम अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। कि अगर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये जो है गलत माना जाएगा। तो बच्चों इस तरह से अनुस्वार के कुछ नियम है, आप लोग को उन नियमों को याद कर लेना चाहिए और अच्छे से जब भी इस तरह का वर्ण विच्छेद करने को आए तो उस नियम को ध्यान में रख करके उसका वर्ण विच्छेद करना चाहिए। आइए देखते बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक का लिखित चिन्ह है बच्चों चंद्र बिंदु, यानी किसका लिखित चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। और जब भी हम अनुनासिक की से युक्त वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसका हमारा मुख जो से नाक से और दोनों से हवा निकलती है। यानी कि अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। जैसे यहाँ पे देखिए चांद, आप चांद बोलेंगे तो हवा देखिए आपको कभी आप उसका आपको भी अभ्यास करना चाहिए कि किस तरह से आप उच्चारण करते हैं तो किस तरह से हवा नाक और मुंह दोनों से निकल जाएगा। तो आप इसको पता चल जाएगा। देखिए चांद, आँच, बांध, दांत, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि किस तरह से इन शब्दों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। बच्चों आप लोग को अनुस्वार और अनुनासिक दोनों शब्दों का इस तरह से उच्चारण करना चाहिए ताकि आपको उसका अंतर पता चले, और जब अंतर पता चलेगा तो बहुत ही आसानी से आप इसका वर्ण विच्छेद कर सकेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर कोई इससे संबंधित कोई आपको समस्या हो तो आप लोग हमको पूछ लीजिएगा जब भी मैं ऑनलाइन क्लास लूंगी आप लोग का। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।